हेलो बच्चों, मैं दीपक सैनी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये सोशल स्टडीज़ की जो सीरीज़ चल रही है सेकंड सेमेस्टर की, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की, आप सब लोग बहुत ही तत्परता से इसे देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, जिसका संबंध है स्थल मंडल से, यानी चैप्टर नंबर 11 स्थल मंडल। स्थल मंडल को अंग्रेज़ी में लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। स्थल मंडल इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और साथ में पढ़ेंगे शैलों के प्रकार। तो आइए चलते हैं, आज शुरू करते हैं स्थल मंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले तो यहाँ बच्चों एक चित्र दिया है, हेडिंग आप लगा लेंगे और ये चित्र भी बना लेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अंग्रेजी में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा। ये चित्र आप सब लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे। आइए इस चित्र को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों, इस चित्र में ये चित्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दर्शा रहा है। इसमें आप जो ये येलो कलर और इसके बाद ये कलर देख रहे हैं आप, ये दोनों भाग कहलाते हैं कोर कहलाते हैं, यानी हिंदी में क्रोड कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? क्रोड या कोर। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये दो स्थान ऐसे हैं जिन्हें कोर कहते हैं। तो हाँ, इन दोनों को ही कोर कहते हैं। एक हिस्सा इनर कोर कहलाता है और दूसरा आउटर कोर कहलाता है। तो ये जो सबसे आंतरिक हिस्सा है, सबसे अंदर का बिंदु वाला हिस्सा है येलो रंग का, ये इनर कोर है और दूसरा उसके बाद जो कलर है ये आउटर कोर है। तो कोर आप लोग सामान्यतः पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। तो बात सही है। यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार रूप बताया गया है कि जो कोर है उसके 2 भाग होते हैं, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। ओके, अगला है मेंटल। ये हिस्सा मेंटल का है, इसे इनर कोर कहते हैं, और ये हिस्सा है आउटर इनर का, यानी इनर को भी 2 भागों में बांट लिया जाता है, एक इनर कोर और दूसरा ये इनर कोर और ये आउटर कोर। और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्रस्ट। क्या पढ़ते हैं? ये जो ग्रीन रंग की पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ग्रीन का जो घेरा है, इसे कहते हैं क्रस्ट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये फिगर जो हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको भली भांति समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतदार है और व्यापक रूप से 3 परतों में स्पष्ट पहचाना जा सकता है। कितने रूपों में पहचाना जा सकता है? पहचाना जा सकता है। कितने रूपों में? 3 रूपों में, क्रोड यानी क्रस्ट, मेंटल और भूपर्पटी। कौन कौन से? क्रोड, मेटल और भूपर्पटी। हेडिंग लगा लीजिए भूपर्पटी। सबसे पहला हिस्सा है, यह लगभग 100 किलोमीटर मोटी बाहरी परत है। यह पृथ्वी के आयतन का 0.05% है।
भूपर्पटी का बाहरी भाग अवसादी पदार्थों से बना है, जिसके निचले भाग में अम्लीय प्रकृति का रवेदार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलें पाई जाती हैं। भूपर्पटी की निचली परत बेसाल्ट एवं अति क्षारीय शैलों से निर्मित होती है। महाद्वीप हल्के सिल्क पदार्थों सिलिका और एल्यूमिनियम, जिससे बन गया सियाल, यानी सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al मिलाकर क्या बन गया, सियाल, संगठित होते हैं। जबकि समुद्रों में भारी सिलिका पदार्थों यानी सिलिका और मैग्नीशियम, यानी सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma मिलकर बन गया सीमा का जमाव होता है, जो ऊपरी मंडल का एक भाग होते हैं। आगे देखते हैं, अगली हेडिंग है, अगली परत है मेंटल। हेडिंग लगा लीजिए मेंटल। यह पृथ्वी की सतह से में भूपर्पटी के बाद लगभग 100 से 2900 किलोमीटर नीचे परत पाई जाती है। इससे पृथ्वी के आयतन में 16% निर्मित होता है। ऊपरी मंडल की बाहरी परत अंशतः भारी सिलिकामय होती है और प्लास्टिक पदार्थ की भांति व्यवहार करती है, जबकि आंतरिक परत पूर्णतः भारी सिलिकामय और अति क्षारीय शैलों से बनी होती है। भूपर्पटी एवं ऊपरी मंडल के मध्य की सीमा को विच्छिन्न सतह कहा जाता है, जिसकी खोज मोहरोवाइसिक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मोहरोवाइसिक द्वारा की गई थी। मोहरोवाइसिक द्वारा की गई थी। उन्हीं के नाम पर इस सतह को मोहो अथवा एम डिस्कंटिन्यूटी नाम दिया गया। इस प्रकार हल्के पदार्थों से निर्मित मंडल में तैरते रहते हैं। मेटल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी मेटल और निचला मेटल, हम लोगों ने अभी पढ़ा। एक चित्र इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, जहां आप देखेंगे अभी ये हिस्सा कहलाता है ऊपरी क्रस्ट, और ये अपर मेटल, और ये लोअर मेटल, और ये है आउटर कोर, और ये इनर कोर। अगली हेडिंग लगा लीजिए, केंद्रीय भाग या अभ्यंतर यानी कोर, सबसे आंतरिक हिस्सा। पृथ्वी की सतह के नीचे 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर तक विस्तृत है तथा पृथ्वी के घनफल का 83% निर्मित करता है। केंद्रीय भाग अत्यंत भारी पदार्थों से बना है, जो उच्चतम सघनता से संगठित है। यह भाग निकिल और लौह धातुओं से बना है। भारी मिश्रित धातुओं एवं सिलिका से बने एवं एक संक्रमण क्षेत्र तथा केंद्र को बाहरी परतों से पृथक किया जाता है। यह दो भागों में विभाजित है, जिसे बाहरी अभ्यंतर और आंतरिक अभ्यंतर कहा जाता है, यानी कि इनर कोर और आउटर कोर। ओके बच्चों, यहाँ स्वैस के अनुसार, यानी स्वैस महोदय एक भूवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन किया है। इन्होंने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग, सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे कहते हैं भूपर्पटी, ओके, और दूसरा है सियाल, सीमा, और कोर को निफे कहा। इन्होंने क्या कहा? निफे। सियाल, सीमा और निफे। किस महोदय ने? स्वैस महोदय के अनुसार। स्वैस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये चित्र है, आप देख लेंगे। स्वैस महोदय ने किस प्रकार से आंतरिक संरचना की? पहली उन्होंने सियाल बताया। यह परत महाद्वीपीय अवसादी शैलों से नीचे स्थित होती है, जो ग्रेनाइट से बनी हुई है। सिलिका एवं एल्यूमिनियम इसका मुख्य संघटक है, इसीलिए इसे सियाल कहा गया। सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al।
ओके। इसका औसत घनत्व 2.9 है तथा परत की मोटाई तथा लगभग 5 से 300 किलोमीटर के बीच होती है। अगली हेडिंग है सीमा यानी अगली परत। सीमा यह सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है। यह भारी बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से बनी होती है तथा इसके मुख्य रासायनिक संघटक सिलिका यानी SI प्लस मैग्नीशियम Ma दोनों को मिलाकर क्या हो गया, सीमा। सीमा का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच होता है तथा इसकी मोटाई 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच होती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप। लास्ट में हेडिंग लगा लेंगे निफे। सीमा के नीचे स्थित यह पृथ्वी की केंद्रीय परत निकिल यानी Ni प्लस फेरम यानी Fe मिलाकर क्या हो गया, निफे। फेरम से बनी होती है और भारी लौह पदार्थों का अस्तित्व आंतरिक भाग में चुंबकीय गुणधर्म का संकेत होता है। चुंबकीय गुणधर्म से पृथ्वी की कठोरता का प्रमाण मिलता है। उसका औसत घनत्व 12 है। यानी कि बच्चों निफे परत जहाँ है वहाँ पर चुंबकीय गुण पाया जाता है। इसी चुंबकीय गुण के कारण ही पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बच्चों, किस कारण होता है, चुंबकीय गुण के कारण। पृथ्वी के आंतरिक भाग में निफे यानी कोर में चुंबकीय गुण पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल विद्यमान है। अब आगे हेडिंग लगा लीजिए, चट्टान किसे कहते हैं या सैल किसे कहते हैं। चट्टान या सैल, आइए देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल क्रस्ट के में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वे ग्रेनाइट या तथा बालू पत्थर की भांति कठोर प्रकृति के हो या चाक या रेत की तरह कोमल। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि सैल किसे कहते हैं, तब आप क्या कहेंगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ, चाहे वे ग्रेनाइट और बालूका पत्थर की तरह कठोर हों या चाक या रेत की तरह कोमल हों, क्या कहलाएंगे, चट्टान कहलाएंगे। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ, चाहे वे ग्रेनाइट की बात कठोर हों या चाक की तरह मुलायम हों, क्या कहलाएंगे, चट्टान या सैल कहलाएंगे। चाक एक लाइमस्टोन की भांति प्रवेश्य हो या स्लेट की भांति अप्रवेश्य हो। यानी जो स्लेट होती है, स्लेट एक कठोर शैल की बनी होती है, इसके अंदर कोई भी तत्व आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जबकि चाक ऐसी चट्टान होती है जिसमें आसानी से कोई भी तत्व प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिए इसे प्रवेश और इसे स्लेट को अप्रवेश से कहा जाता है। ओके बच्चों, चट्टान अथवा शैल कहे जाते हैं। इनकी रचना विभिन्न प्रकार के खनिजों द्वारा सम्मिश्रण है, खनिजों का सम्मिश्रण है। चट्टान कई बार केवल एक ही खनिज द्वारा निर्मित होती है, किंतु सामान्यतः यह 2 या 2 से अधिक खनिजों का योग होती है। चट्टानें 2 या 2 से अधिक खनिजों से मिलकर बनी होती हैं, 2 या 2 से अधिक। अब यहाँ हेडिंग लगा लेंगे, चट्टानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक्स। सबसे पहले देखेंगे आग्नेय चट्टान। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं बच्चे, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित। तो यहाँ हेडिंग लगा लेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को अंग्रेजी में इग्नियस रॉक कहते हैं, इग्नियस कहते हैं, की रचना धरातल के नीचे स्थित तत्व एवं तरल पदार्थ, चट्टानी पदार्थ अथवा मैग्मा के सतह के ऊपर अथवा आकार लावा प्रवाह के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में बाहर निकल पाने से पहले ही सतह के नीचे ही ठंडे होकर
इन पिघले पदार्थों के ठोस रूप में जम जाने से होती है। जो सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के विस्फोट के द्वारा निर्मित निकले लावा से ठंडे यानी लावा के ठंडे होने के बाद जो सेल बनी उसे क्या कहा गया? आग्नेय सेल कहा गया। क्या कहा गया? आग्नेय सेल। यहाँ कुछ बिंदु है आग्नेय सेल के। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है। किससे लिया गया? इग्निस से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ है अग्नि। इसका अर्थ होता है अग्नि। आग्नेय चट्टान स्थूल, परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये चट्टानें आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न मानी गई हैं। आग्नेय चट्टान कठोर चट्टानें हैं जो रवेदार तथा दानेदार भी होती हैं। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इनमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। याद रखेंगे, कई बार विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो आंसर क्या होगा? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों का अधिकांश विस्तार ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों में लोहा, निकिल, सोना, सीसा, प्लेटिनम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बेसाल्ट चट्टान में लोहे की मात्रा अधिक होती है, यानी बेसाल्ट चट्टान जो होती है उसमें लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनती है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है बच्चों? बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से, टूटने से, अपक्षय से। बिटुमिनस कोयला आग्नेय चट्टान है, यानी कोयले के जो स्वरूप हैं उनमें से एक स्वरूप है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस नामक या प्रकार का जो कोयला पाया जाता है वो कैसा कोयला है? आग्नेय चट्टान का स्वरूप है। कोयला ग्रेनाइट और हीरे की कार्बन का अपर रूप कहा जाता है। ग्रेफाइट, कोयला ग्रेफाइट और हीरे को कार्बन का अपर रूप कहा जाता है। ग्रेफाइट को पेंसिल लेड भी कहा जाता है। ग्रेफाइट हमारी जो पेंसिल होती है उसका अग्र हिस्सा जो लिखने वाला होता है वो किससे बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। आग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं, हेडिंग लगा लीजिए। उदाहरण, पहला उदाहरण है ग्रेनाइट, दूसरा ग्रेवो, बेसाल्ट और बिटुमिनस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये ग्रेनाइट का परिवर्तित रूप है नीस, ग्रेवो का परिवर्तित रूप है सरपेंटाइल, बेसाल्ट का परिवर्तित रूप है सिल्ट और बिटुमिनस का परिवर्तित रूप है ग्रेफाइट। अगली हेडिंग लगा लीजिए अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टान से तात्पर्य है कि प्रकृति में कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी प्रकार स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी शैलों का निर्माण जल, वायु या हिमानी किसी भी कारक द्वारा हो सकता है। इसी आधार पर अवसादी शैलें जलज, वायुड़ तथा हिमनदीय प्रकार की होती हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट ये अवसादी शैलों के प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ कुछ बिंदु दिए हैं अवसादी शैलों के। पहला है अवसादी चट्टान परतदार होती है। दूसरा, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। याद रखिएगा, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और यहाँ अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि अवसादी चट्टानें आग्नेय चट्टानों की तुलना में मुलायम होती हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है। खनिज तेल बच्चों कहाँ मिलता है? अवसादी चट्टानों में। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। एंथ्रासाइट कोयले में 90% से ज़्यादा कार्बन होता है। लिग्नाइट को कोयले की सबसे उत्तम किस्म माना जाता है। अवसादी चट्टानें अधिकांशतः परतदार होती हैं। कैसी होती हैं? परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं
के जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। आगे अभी हम लोग पढ़ा। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला, पीट, बालुका पत्थर एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। याद रखेंगे, अप्रवेश चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। अप्रवेश और प्रवेश से मतलब है ऐसी चट्टानें जिसमें जीवाश्म प्रवेश कर जाए उन्हें प्रवेश शैल कहेंगे या चट्टान कहेंगे, और ऐसी चट्टानें जिनमें जीवाश्म या अन्य तत्व आसानी से प्रवेश न कर पाएँ उन्हें अप्रवेश चट्टान कहते हैं या शैल कहते हैं। आगे देखिए, दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से ही बना है। प्रमुख अवसादी शैलें हैं बालुका पत्थर, चीका शैल, चूना पत्थर, खड़िया, नमक आदि अवसादी शैलों के प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ अवसादी शैलों के प्रमुख उदाहरण दिए हैं। अवसादी शैलों के प्रमुख उदाहरण: शैल, परिवर्तित रूप स्लेट, चूना पत्थर, परिवर्तित रूप संगमरमर, लिग्नाइट, परिवर्तित रूप एंथ्रासाइट, स्लेट, परिवर्तित रूप फाइलाइट। ओके बच्चों, लास्ट में फाइलाइट का परिवर्तित रूप होगा सिल्ट। अब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कायांतरित चट्टानें, कायांतरित शैलें। आग्नेय एवं अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायांतरित शैल मेटामॉर्फिक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानों कायांतरित शैल पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े हिस्सा से बनी होती हैं और बनावट, रासायनिक और खनिज संयोजन द्वारा इनको वर्गीकृत किया जाता है। बच्चों, आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे की क्लास में यानी इसी चैप्टर का पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें इस चैप्टर से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे। आप अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।